हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस। और कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आपका क्लास 10th बोर्ड का? सही चल रहा होगा। और आज हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे, जो एक छोटा सा टॉपिक है जो आज समझ लीजिए कि वन शॉट है, जिसमें आज ही कंप्लीट हो जाएगा ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, आज हम चलिए पढ़ते हैं कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आखिर है क्या चीज़। जैसे कि ह्यूमन आई यानी कि हमको इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? ह्यूमन आई यानी मनुष्य के आँख के बारे में पढ़ना है। यानी कि ह्यूमन आई, आई क्या चीज़ है हम लोग के लिए? अगर जिसके पास आँख नहीं है उससे अगर पूछो तो क्या है दुनिया? दुनिया उसके लिए क्या होगा? अंधेरा। यानी कि उसके लिए कोई कलरफुल, यानी कि उसके लिए कोई कलर कोई मायने ही नहीं रखता होगा। क्या कलर? ब्लैक, ये सॉरी ब्लैक तो कोई कलर ही नहीं है। ठीक है, रेड, वाइट, येलो, यानी कि ये सब उसके लिए क्या चीज़ है? यानी उसके लिए कुछ पता नहीं, उसके लिए सब चीज़ अंधेरा है। यानी कि हम लोग अपने आँखों से ही बता सकते हैं कि देखने के बाद ही ये कौन सा कलर है, येलो कलर है, घास किस तरह कलर का होता है, ठीक है, इसका कैसा कलर है, ब्लू है, कैसा है। यानी कि ये हम लोग किसके द्वारा? अपने आँखों की तरह से। आँख जब जिसके पास है वही बता सकता है। यानी कि आँख हम लोग के लिए क्या है चीज़ है? यानी कि एक विंडो है। यानी किसके लिए? पूरे दुनिया को देखने के लिए। यानी यही बताता है कि दुनिया कलरफुल है। यानी कि अगर मान ले, अगर आँख के ऊपर हम लोग चश्मा लगा लेते किसी ब्लैक कलर का, तो हम लोग को क्या, जैसे कि हर चीज़ ब्लैक ब्लैक टाइप का दिखता है। यानी कि वही चीज़, यानी कि हम लोग आँख से क्या करते हैं? सारी चीज़ को देखते हैं और हमको उसका कलर पता चलता है, बिहेवियर पता चलता है। यानी कि आँख हम लोग के लिए क्या है? एक विंडो है, ताकि उससे हम लोग को देख सकें, समझ सकें। ठीक है, चलिए हम लोग आज देखते हैं कि आखिर ह्यूमन आई कैसे काम करता है, ह्यूमन आई में कौन कौन सा पार्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर और भी लाइट का कुछ प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे कि इसका ब्लू क्यों होता है, एडवांस सनराइज, एडवांस ये डिलेड सनसेट, ये सब क्यों होता है, वो धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। यानी कि सबसे पहले हम लोग आँख पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, ये है हम लोग का ह्यूमन आई। इसमें बहुत सारा पार्ट है। कॉर्निया क्या चीज़ है, प्यूपिल क्या चीज़ है, एरिस क्या चीज़ है, सिलेरी मसल्स क्या है, एक्वस ह्यूमर क्या है, रेटिना क्या है, ऑप्टिक नर्व क्या है। यानी कि ये बहुत सारा का पार्ट, ये सब क्या क्या चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। और इसका डिफिनेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे एक एक करके। हाँ, और ये डायग्राम का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, 3 नंबर का आता है डायग्राम बनाने के लिए, यानी 5 मार्क्स का जो रहेगा उसमें कह देगा मेक ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ, किसी का भी कह सकता है, ह्यूमन आई, डाइजेस्टिव सिस्टम, किसी का भी। तो उसी में एक पार्ट है ये भी कि ह्यूमन आई का पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ऑफ ऑल सेंस ऑर्गेन, यानी कि जितना भी हम लोग के पास सेंस ऑर्गेन है, ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। यानी कि जितना भी हम लोग के पास सेंस ऑर्गेन है, सेंस ऑर्गेन हम लोग के क्या है? ठीक है, सेंस ऑर्गेन जैसे हम लोग के पास स्किन हो गया, ठीक है, टंग हो गया, ठीक है, यानी कि सेंस ऑर्गेन जितना भी सेंसिटिव चीज़ है, यानी उसमें सबसे मोस्ट हम लोग का क्या है? हमारा आँख। ठीक है, यानी कि सबसे मोस्ट अगर देखा जाए, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्व रखता है इन सेंस ऑर्गेन में, सबसे ज़्यादा क्या रखता है? हमारा आँख। ठीक है, आई। इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन, इट एबल टू सी ए ब्यूटीफुल कलर्ड वर्ल्ड। यानी कि रंगीन दुनिया को देखने के लिए हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? हम लोग के लिए आँख है। अगर आँख ही नहीं रहेगा तो हम लोग ये खूबसूरत सा दुनिया जो है उसको हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब बात रही कि ह्यूमन आई का आखिर साइज क्या होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग तो जैसे कि ये एक फेस है, ठीक है, अगर ये फेस है तो हम लोग का आँख का बस आउटर पार्ट ही हमको दिखता है, इतना सा ही। एक्चुअली में क्या उतना सा ही साइज है? नहीं, आई का एक प्रॉपर साइज है जो अंदर में छुपा हुआ रहता है अंदर में। यानी कि 1/3 ही पार्ट बाहर, इतना सा पार्ट दिखता है, इतना सा पार्ट, और उसका फिर बाकी सब अंदर ही रहता है। तो इसका ओरिजिनल डायमीटर कितना है वो हम लोग को देखना है कि एक आँख का साइज कितना होता है। तो एक आँख का अगर साइज देखोगे, अगर डायमीटर देखोगे, डायमीटर के थ्रू, तो इसका साइज होता है 2.3 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.3 सेंटीमीटर क्या होता है? एक आँख का क्या होता है? डायमीटर होता है। यानी कि डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, यानी कि किसी एक आंख नॉर्मली कितने डायमीटर का होता है? 2.3 सेंटीमीटर, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। ठीक है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई इंक्लूड कॉर्निया। यानी कि आई में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो क्या क्या चीज़ है? वो है कॉर्निया है, एरीज है, प्यूपिल है, लेंस है, सिलियरी मसल्स है, रेटिना है, नर्व सेल है, ऑप्टिक नर्व है, येलो स्पॉट, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर, सस्पेंसरी लिगामेंट। यानी कि बहुत सारा पार्ट है जो इसमें आँख में है, जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, सबका फंक्शनिंग भी देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
ठीक है, यानी कि ये हमारा ह्यूमन आई है। तो ये कॉर्निया क्या चीज़ है? ठीक है, कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक पतला सा मेम्ब्रेन है, इसका डेफिनेशन भी लिख रहे हैं। यानी कि ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये क्या चीज़ है? ये जो है ये क्या, एक पतला सा मेम्ब्रेन है जो आँख को क्या करता है, एकदम उसको ढका हुआ रखता है। ठीक है, यानी कि ये एक तरह का समझो कि लेंस के तरह का ही काम करता है। जो भी हम लोग का लाइट रे इंटर करता है, ठीक है, जो भी लाइट रे हम लोग का इसमें इंटर करता है यहाँ से, तो उसको क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करके उसको अंदर भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरह का ये समझो कि एक लेंस ही है, लेंस की तरह ही काम करता है। ठीक है, इरेजर, चलिए छोड़। यानी कि अगर इसका डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो कॉर्निया क्या चीज़ है? कॉर्निया है, इट इज़ ए मेम्ब्रेन, इट इज़ ए थिन मेम्ब्रेन विच क्या करता है, विच कन्वर्स दी कवर दी आई इज नॉन एज इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही जैसा हो जा रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हम लोग कॉर्निया। यानी कि एक टाइनी मेम्ब्रेन, ठीक है, एक पतला सा मेम्ब्रेन जो आँख को कवर किए हुए रहता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कॉर्निया। एक तरह का ये लेंस की तरह भी काम करता है। ठीक है, अब रहा कि रेटिना किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में इधर है रेटिना, जो एकदम सब फर्स्ट लेयर है। ये क्या चीज़ है? ये है रेटिना। रेटिना क्या है? समझो कि ये आँख का स्क्रीन है। किसी भी इमेज को फॉर्म करते हैं तो कहीं पर तो उसका इमेज फॉर्म होता है, तो कहाँ पर फॉर्म होता है? उसका जो स्क्रीन रहता है वहीं पर उसका इमेज फॉर्म होता है। तो यानी कि रेटिना क्या है? इस लेंस के लिए एक स्क्रीन का काम करता है और यहीं पर इमेज बनता है। और जो भी इमेज बनता है, हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़े थे कि लेंस से जब भी इमेज बनता है, जब रियल इंटरसेक्शन होता है, क्या इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो आंख में भी हम लोग का इमेज क्या बनता है? इन्वर्टेड ही बनता है। तो रेटिना क्या चीज़ है? क्या इट इज ए क्या, ये क्या है? एक स्क्रीन है ऑन विच इमेज इज फॉर्म। ठीक है, जहां पर क्या करता है? इमेज फॉर्म होता है। यानी कि रेटिना क्या है? एक स्क्रीन है, किसके लिए? आंख के लिए, जहां पर इमेज क्या होता होगा? फॉर्म होता है। अब एक ये ऑप्टिक नर्व किसको बोलते हैं? ठीक है, ऑप्टिक नर्व किसको बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व हम लोग उसको बोलते हैं जो भी इमेज यहाँ पर फॉर्म हुआ, अब इसका सिग्नल ब्रेन तक कौन पहुँचाएगा? तो ब्रेन का तक सिग्नल पहुँचाने का काम किसका रहता है? इस ऑप्टिक नर्व का रहता है। यानी कि जो भी इमेज फॉर्म हुआ, जो भी चीज़ हम लोग यानी कि जो भी चीज़ हम लोग देखें, कैसे पता चलेगा ये यही चीज़ है? ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है। तो जो भी इमेज हम लोग का रेटिना पे फॉर्म हुआ, तो वो इमेज क्या करता है? डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है, किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। और फिर इमेज उसको रिकॉग्नाइज करके, रीड करके, ठीक है, फिर उसको डिसीजन देता है कि हाँ ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? ये क्या है? द इमेज फॉर्म, इसका अगर डेफिनेशन लिखें, द इमेज ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन मतलब रेटिना, इज conveyed to the brain through these nerves। यानी कि जो भी इमेज फॉर्म हुआ उसका सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ठीक है, वो किसका काम रहता है? ऑप्टिक नर्व का रहता है। ठीक है, अब रही बात कि एक्वस ह्यूमर किसको बोलते हैं। ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला इधर इधर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। यानी कि इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जो किसके किसके बीच में रहता है? फ्लूइड भरा हुआ। वो फ्लूइड भरा हुआ रहता है आई लेंस, यानी कि जो ये आँख का जो ये लेंस वाला पार्ट है, ठीक है, इस आँख के और किसके बीच में? ये क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया के बीच में। यानी कि इस कॉर्निया, यानी ये कॉर्निया है, यानी कि इस कॉर्निया और इस लेंस के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? द फ्लूइड that filled
इसमें फील्ड बिटवीन किसके किसके बीच में फील्ड रहता है, ये किसके कॉर्निया के बीच में, कॉर्निया एंड लेंस ऑफ किसका आई, यानी कि ये जो लेंस है किसका है, आंख का ही है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर इज नॉन एज एक्वस ह्यूमर, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, समझ गया एक्वस ह्यूमर क्या चीज़ है। अब रही बात कि प्यूपिल किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन, जैसे ये तो एक्वस ह्यूमर हो गया, इसके जस्ट बगल में ये थोड़ा सा जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितना लाइट हम लोग के आइज़ में पड़ेगा। जैसे अचानक अगर ज़्यादा लाइट आ जाता है सामने में, तो हम लोग का आँख थोड़ा सा ऐसे बंद होने से स्ट्रेस होने लगता है। क्यों, वहाँ क्या करता है प्यूपिल, क्या करता है साइज़ को घटाता है उसके, ताकि जितना उसको लाइट चाहिए उतना सही वो लेता है। ठीक है, ये समझ लीजिए एक तरह क्या है, एक विंडो है। अगर इसके डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, क्या एक होल है, ए होल इन दी सेंटर ऑफ दी, कहाँ पर, सेंटर ऑफ द एरीज, यानी कि ये जो एरीज वाला ये जो पार्ट है, इसके बीच में एक ये जो पार्ट है, ये क्या एरीज है, यानी इसके बीच में एक सेंटर में एक होल है छोटा सा। ठीक है, किसके, ये होल एट द सेंटर ऑफ द एरीज थ्रू विच, जहां से क्या होता है, थ्रू विच द लाइट क्या होता है, इंटर करता है, यानी कि इसी के इस स्पेस के बीच में लाइट इंटर करता है, किसमें, लेंस में जाने के लिए, इंटर थ्रू विच द लाइट enters the eye is known as, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। समझ गए, यानी कि एक तरह का ये क्या एक विंडो है, किसके लिए, आंख के लिए। आंख को कितना अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए ताकि क्या हो सके, इमेज एकदम शार्प आ सके, ठीक है, क्लीन और शार्प आ सके, उसके लिए क्या करता है प्यूपिल, अपने साइज को बढ़ाता घटाता है। वो बढ़ाता कौन है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, यानी कि उस विंडो से, यानी कि उस प्यूपिल से जितना लाइट आएगा उस हिसाब से इमेज बनेगा, कितना लाइट चाहिए उसको ताकि प्रॉपर इमेज बन सके। ठीक है, वो क्या करता है, वो प्यूपिल के थ्रू होता है। अब प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है एरीज। ठीक है, कौन करता है, एरीज, यानी कि एरीज क्या करता है, अपना साइज को घटाता और बढ़ाता है उसी की वजह से, यानी कि साइज घटाता है बढ़ाता है, किसका साइज को घटाता है, यानी कि अगर इसको अगर इधर टान लें और इसको भी इधर टान लें तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, यानी कि चेंजिंग ऑफ साइज ऑफ प्यूपिल, यानी प्यूपिल के साइज को छोटा और बड़ा करना किसका काम रहता है, एरीज का। उसी से हम लोग को जितना लाइट चाहिए वो कौन कंट्रोल करता है, एरीज करता है। अगर इसका डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, बाय चेंजिंग दी, क्या करता है, बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, यानी कि ये क्या करता है, बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल इट वाज कंट्रोल बाय, यानी कि अगर कहे कि साइज कंट्रोल बाय द एरीज, यानी कि साइज ऑफ प्यूपिल आर कंट्रोल्ड बाय एरीज, यानी कि प्यूपिल का जो साइज होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, वो एरीज कंट्रोल करेगा। समझे, यानी कि अगर हम लोग को ज़्यादा अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जैसे कि अंधेरा है, लाइट प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गौर से ऐसे आँख खोल के देखने का कोशिश करते हैं कि दिखे। क्यों, हम लोग क्या करते हैं, प्यूपिल का साइज को बढ़ाते हैं। ठीक है, वो कौन बढ़ाता है, एरीज क्या करता है, उस प्यूपिल को अपने खींचता है, जिससे क्या होता है, स्पेस बड़ा होता है। यानी कि देखो ये एरीज हुआ, ये लगा हुआ है दोनों, ये प्यूपिल है और ये एरीज है, ये क्या करता है, इधर खींचता है और इधर इसको भी इधर खींचता है, तो जिसकी वजह से साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट इंटर करता है और हम लोग को शार्प इमेज देने का कोशिश करता है। यानी कि ये कौन कंट्रोल करता है, एरीज का काम एक ही है, वो क्या करता है, प्यूपिल के साइज को चेंज करता है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जो चीज़ अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए वही चीज़ लिखा हुआ है, द लेंस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, इट इज कॉल्ड रेटिना।
जो भी हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो भी इमेज हम लोग का फॉर्म होता है, ठीक है, लाइट सेंसिटिव इमेज जो फॉर्म होता है स्क्रीन पे, वो कहाँ, जो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होता है उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, रेटिना। यानी कि ये क्या है, एक स्क्रीन है, ठीक है। लिखा हुआ द कॉर्निया इज ए थिन मेम्ब्रेन ऑफ द आई थ्रू विच लाइट इंटर। यानी कि ये कॉर्निया क्या एक पतला सा मेम्ब्रेन है आउटर आई में, यानी कि सबसे बाहर में, जहाँ से लाइट क्या करता है, फर्स्ट टाइम इंटर करता है। यानी कि कॉर्निया क्या है, एक थिन मेंबर है, ठीक है, थिन मेम्ब्रेन है, थ्रू विच क्या करता है, जहाँ से लाइट क्या करता हो, इंटर करता हो। समझ गए। फिर है मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्रैक्शन अकर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या होता है, देखो ये हमारा हो गया कॉर्निया, यानी कि ये लाइट आ रहा है, बहुत सारा लाइट आ रहा है, लेकिन इतने सारे लाइट को जाना कहाँ से है, प्यूपिल से ही तो पास करना है। ये पास इतना सारा, अब बाहर में इतना सारा लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो क्या इधर चल जाएगा, लेकिन जाना है इसको यहाँ, तो ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पर, और ये पहुँच जाता है यहाँ पर। यानी ये लाइट आया, इधर गया, ये लाइट आया और ये इधर चला गया, ये लाइट यहाँ आया और ये इधर चली गई। यानी कि सबको प्यूपिल में ही इंटर करना है। यानी कि कॉर्निया में रिफ्रैक्शन भी होता है। यानी लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्रैक्शन अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। यानी कि कॉर्निया का जो आउटर सरफेस है वहीं पर रिफ्रैक्शन हो जाता है और सारा लाइट कहाँ पहुँच जाता है, कॉर्निया पर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट नहीं पहुँच रहा है, मान लें कि अगर 50 लाइट आ रहा है, 50 लाइन्स ऑफ लाइट, ठीक है, चाहिए इसको कितना, मान ले 70 चाहिए, यानी कि और चाहिए, तो क्या करेगा, यहाँ पर एरीज क्या करेगा, अपने इसको इधर खींचेगा, यानी कि अपने साइज को बढ़ाने का कोशिश करेगा, जिसके वजह से नंबर ऑफ लाइन जो होगा वो इंटर करना और बढ़ जाएगा, 70 पुट जाएगा, और एक प्रॉपर और साफ और क्लीन इमेज हम लोग को मिलेगा। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन आखिर क्या चीज़ है। देखें, द आई लेंस आर कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। यानी कि आई किससे बना है, फाइब्रस रेशेदार जेली से मिलकर बना हुआ है। इट कर्वेचर्स कैन बी मॉडिफाई। इसका कर्वेचर्स को क्या करता है, हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम लोग नहीं, यानी कि हमारा आंख करता है, ठीक है, जो कार्डियक मसल है जिसको हम लोग ना चाह के भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखो बहुत तरह का मसल्स होता है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हाथ है, इसको हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है, इसे मूव कर सकते हैं, इस पर हमारा, इस मसल्स पे हमारा अपना प्रॉपर कंट्रोल है। लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे कि अपना दिल को रोक लें, नहीं, दिल किससे बना हुआ है, एक कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है, और कार्डियक मसल का पे कंट्रोल किसी का नहीं रहता है, ठीक है, उस पर अपना इसका कंट्रोल रहता है। उसी तरह आंख पे हम लोग का क्या रहता है, उसी का कंट्रोल रहता है, जो खुद ब खुद वो कंट्रोल करता है। जैसे लीवर हो गया, ये सब किससे मिलकर बना रहता है, कार्डियक मसल से मिलकर बना रहता है। चलिए देखते हैं। द आईज लेंस आर कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल्स, इट कर्वेचर्स कैन बी मॉडिफाई। यानी कि इसके कर्वेचर्स को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट बाय द सिलियरी मसल्स, किसके द्वारा, बाय सिलियरी मसल्स। यानी कि सिलियरी मसल्स से क्या करते हैं, उसके जैसे कि ये देखो लेंस है, यानी कि लेंस है। अब मान लेते हैं कि हमको कोई इमेज देखना था, यानी कि प्रॉपर इंटरसेक्शन होगा तभी तो इमेज दिखेगा, ठीक है। अगर हम लोग को समझ रहे हैं कि इमेज नहीं दिख रहा है, यानी कि प्रॉपर इमेज हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इमेज का फोकल लेंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, टान के, देखो अगर ये लेंस कुछ ऐसा इतना मोटा है, ठीक है, लेंस ऐसा है, ये सिलियरी मसल्स लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, सिलियरी मसल्स, ठीक है, ये क्या है, सिलियरी मसल्स है। उसी तरह का सेम टू सेम यहाँ पर भी है। हमको क्या करना है, इसका फोकल लेंथ चेंज करना है। इसका फोकल लेंथ कितना सा है, इसका फोकल, अगर इस पार्ट वाले को देखें तो इसका फोकल लेंथ इतना सा है। हम क्या किए, सिलियरी मसल्स को बढ़ा दिए, यानी कि इस लाइन को और स्ट्रेच किया, यानी कि सिलियरी मसल्स क्या हुआ, कंट्रैक्ट रिलैक्स हुआ, और क्या किया, इसका कर्वेचर को कुछ ऐसा कर दिया। ऐसे करने से क्या हुआ, इसका फोकल लेंथ बढ़ गया, जिसके वजह से फोकल लेंथ चेंज हुआ। तो हम लोग को क्या हुआ, फोकल लेंथ जैसे चेंज हुआ तो हम लोग को क्या, एक शार्प इमेज मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी कि चेंजिंग ऑफ फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स इज नॉन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन, अगर कहा जाए तो। यहाँ लिखा हुआ है द चेंज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द आई लेंथ कैन द चेंज बाय द फोकल, यानी कि फोकल लेंथ को चेंज करना ही पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हम लोग को प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, नज़दीक का, दूर का, कहीं पर का भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, देखते हैं, ताकि हम लोग को दिख जाए। क्यों करते हैं, ताकि आँख जो अपना लेंस को सेट कर ले और वहाँ तक हम लोग को दिख पड़े, ठीक है। यानी कि सिलियरी मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कुछ भी करे, ठीक है, उसका जो काम है वो करने के बाद वो फोकल लेंथ को चेंज करता है, या तो फोकल लेंथ बढ़ाएगा या तो घटाएगा, कुछ भी करेगा, ठीक है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी।
करने के बाद वो क्या करेगा, अपना इमेज को एक प्रॉपर शार्प और इमेज ऑब्टेन करेगा और वही हम लोग को दिखेगा। यानी कि फोकल लेंथ को चेंज करना ही पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। अगर देखें यहाँ पर कैसे होता है, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल्स क्या होता है, रिलैक्स होता है, यानी कि रिलीज करता है, यानी कि जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है, द लेंस बिकम थिन। लेंस क्या रहता है, यानी कि देखो ये लेंस पतला है, ठीक है, और यहाँ पर जो मसल्स बना हुआ लिखा हुआ है नॉर्मल कंडीशन में, ये इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में इस तरह का है, ठीक है। दस द फोकल लेंथ इंक्रीज, जो क्या होता है, फोकल लेंथ क्या रहता है, बड़ा रहता है। दस एबल टू सी ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं आराम से। जब हमको नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखना रहता है, व्हेन यू हैव टू लुकिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर द आई सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या करता है, सिलियरी मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि इधर से इधर आ जाता है, इधर बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, शेप ऑफ लेंस चेंज हो जाता है, और जिसके वजह से फोकल लेंथ क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। फोकल लेंथ डिक्रीज करने की वजह से हम लोग क्लोजर ऑब्जेक्ट को हम लोग आराम से देख सकते हैं। समझ गए पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या चीज़ है। यहाँ पूरा का पूरा स्पेस था, वहीं कर दिए काम। देखो तो एक लेंस ही बना लेते हैं। देखो ये क्या है, एक समझ लो कि ये क्या है, आई लेंस है, ये रहा आई लेंस, और यहाँ क्या है, समझ लो ये क्या है, सिलियरी मसल्स है, इस तरह का सिलियरी मसल्स लगा हुआ है इस तरह का, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन में है। नॉर्मल कंडीशन में है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि इसको अगर देखें जाए ऐसे करके, यानी कि फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है, जिसके वजह से हम लोग फार ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। जब हमको बात आएगी नज़दीक का देखने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी सिलियरी मसल्स को यानी कि हम लोग कर्वेचर उसका चेंज करते हैं, यानी कि सिलेरी मसल्स को, जैसे कि ये नॉर्मल कंडीशन में था तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि खिंचाने लगता है, खींचने की वजह से, ठीक है, इसका कर्वेचर चेंज हो जाता है, जिसके वजह से फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, और फोकल लेंथ डिक्रीज होने के वजह से हम लोग क्लोजर ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, नज़दीक में रहेगा, डिलीट हो जाओ, चल छोड़ो, नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट जो नज़दीक में रहेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्लोजर रहेगा, नज़दीक रहेगा, उसको आसानी से देख सकेगा। यानी कि हम लोग जैसे ही सिलियरी मसल्स रिलीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या करता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि खिंचाने लगता है, खिंचाने की वजह से क्या होता है, एक लेंस में डिफॉर्मेशन होता है, और क्या होता है, वो लेंस बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने की वजह से इसका देखो फोकल लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। फोकल लेंथ डिक्रीज करने से हम लोग क्लोजर ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पावर ऑफ एकोमोडेशन। अगर डेफिनेशन की बात रहे शॉर्ट में, तो क्या होता है, चेंजिंग ऑफ फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स इज नॉन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब आती है बात कि डिफेक्ट ऑफ विजन किसको बोलते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि आंख में खराबी, किस चीज़ के लिए आंख में खराबी होता है, यानी कि कुछ होता होगा, कोई प्रॉब्लम, प्रॉपर इंटरसेक्शन नहीं होता होगा लाइट का, जिसके वजह से हम लोग को डिफेक्ट, डिफेक्ट होने का मतलब क्या है, जो लाइट पड़ा है उसको समझ में आ रहा होगा कि इमेज नहीं फॉर्म होने का क्या रीज़न है। इमेज तभी फॉर्म नहीं होगा जब लाइट का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा, जब इंटरसेक्शन नहीं होगा तो प्रॉपर इमेज नहीं बनेगा, इमेज नहीं बनेगा, जिसके वजह से हम लोग को लगेगा कि हम लोग का आँख खराब हो गया, बीमार हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, फर्स्ट डिफेक्ट है हम लोग का मायोपिया। मायोपिया क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट साइटेडनेस, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस। जिसमें होता क्या है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि जिस, अगर यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट, इसका मतलब है कि शॉर्ट यानी कि छोटा, यानी कि नज़दीक, जिसमें मतलब शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि शॉर्ट नहीं दिखेगा, जो इसमें लिखा हुआ रहेगा शॉर्ट वो उसको दिखेगा। यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस में क्लोजर ऑब्जेक्ट क्या करता है, दिखता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस में, शॉर्ट साइटेडनेस में शॉर्ट वाला पार्ट क्या रहता है, विजिबल रहता है,
यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस में हमको क्लोजर ऑब्जेक्ट दिखता है, फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। अगर ये कन्फ्यूजन होगा कि शॉर्ट साइटेडनेस में क्या दिखता है नहीं दिखता है, यानी कि मायोपिया, मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट लिखा हुआ है यानी कि क्लोजर ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, शॉर्ट में शॉर्ट ही नहीं दिखता है, ठीक है। सॉरी हम शॉर्ट साइटेडनेस में, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट वाला पार्ट दिखता है, जो उसको होता है वही दिखता है, दूर वाला पार्ट नहीं दिखता है, ठीक है। कंफ्यूज करके यहाँ पर हम भी, ठीक है। यानी कि दोज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि शॉर्ट मायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। जो पर्सन शॉर्ट साइटेडनेस से गुजर रहा होता है, तो गुजर रहा होगा, उसको क्या होगा, शॉर्ट वाला पार्ट दिखेगा यानी कि क्लोजर ऑब्जेक्ट दिखेगा, और दूर वाला पार्ट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखता है आगे देखेंगे उसको। ओनली सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, क्या लिखा, दीज आई डिफेक्ट कैन सी ओनली द नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि शॉर्ट वाले को नियर वाला पार्ट दिखता है, दूर नहीं दिखता है, कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर वाला। दिस कंडीशन कैन बी अकर्ड बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि अगर मान लें, देखो हम लोग इसको हम लोग एज ए क्वेश्चन की तरह हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। देखो ये हम लोग का नॉर्मल आई, नॉर्मल आई है, लेकिन जिसको अगर मायोपिया हो गया है, जिसको मायोपिया हो गया है, तो उसको तो फार पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट तो आराम से दिख जाएगा, नज़दीक वाला पार्ट, ठीक है, नज़दीक वाला पार्ट दिख जाएगा, फार वाला नहीं दिखता है। फार वाला नहीं दिखता है, इसका मतलब होता क्या है, जैसे ये हमारा आँख है, तो आई आता है स्क्रीन से पहले ही इंटरसेक्शन हो जाता है रे का, यानी कि जहाँ रेटिना पे इमेज बनना था उससे पहले ही बन जाता है, ठीक है, पहले ही बन जाता है। यानी कि दूर वाला पार्ट का इमेज आ रहा है और रास्ते में बन जा रहा है, नज़दीक वाला तो चलो रेटिना पे बन रहा है, दिख रहा है हमको, नज़दीक में आ जो आ रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्लोजर है वो तो आराम से यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट मायोपिया में क्या होता है, नज़दीक वाला दिखता है, फार वाला नहीं दिखता है। तो फार वाले में होता क्या है कि जो लाइट दूर से आ रहा होगा वो क्या करेगा, एट द सेंटर ऑफ द आई वो क्या इंटरसेक्ट कर जाएगा, रेटिना पे नहीं बना, जब रेटिना पे नहीं बना तो सिग्नल क्या भेजेगा, कुछ नहीं, इसको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग को उस इमेज को सेंटर पर पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। यही क्वेश्चन था पीछे में। कॉनकेव लेंस क्या करता है, उसको जो लाइट आता है उसको और फैला देता है, जिसके वजह से फैलने की वजह से इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा। देखो ये लाइट आ रहा था, कॉनकेव लेंस लगा दिए, कॉनकेव लेंस जैसे ही लगाए तो लाइट क्या हो गया, डेविएट कर गया, इधर डेविएट किया, फिर वो आँख के पास गया, रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्ट करने के बाद लेंस के पास गया, रिफ्रैक्ट किया, और आके कहाँ पर मिल गया, जाके सीधा रेटिना पर मिल गया। यानी कि हम लोग कॉनकेव ये मायोपिया को हम लोग किस लेंस के इस्तेमाल से हम लोग उसको सही कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। यानी कि द कंडीशन, यानी कि कंडीशन आर करेक्टेड बाय, यानी कि मायोपिया जो प्रॉब्लम होता है जिसको, उसको कौन सा लेंस लगता है, यानी कि कौन सा चश्मा लगता है, उसको कॉनकेव लेंस वाला चश्मा लगता है, ठीक है। अब है कि हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब जिसको बोले हम लोग दूसरे भाषा में फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस हम क्या बोल रहे थे, जो लिखा हुआ रहेगा वही दिखेगा, फार साइटेडनेस मतलब इसको फार दिखेगा, यानी कि फार, फार साइटेडनेस में इसको फार वाला पार्ट दिखता है। और कहे तो अरे, यानी कि फार आर, यानी कि फार साइटेडनेस में उसको फार वाला पार्ट दिखता है, यानी कि फार में उसको फार साइटेडनेस हुआ है, यानी कि उसको दूर दिख रहा है। दिख क्या नहीं रहा है, नज़दीक वाला, नज़दीक वाला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, नज़दीक वाला नहीं दिख रहा है, मतलब नज़दीक वाला जो रे जा रहा होगा वो आँख से बाहर में जाकर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि आँख पे प्रॉपर इंटरसेक्शन हो नहीं रहा होगा। जैसे कि ये अगर रेटिना है तो इमेज यहाँ आ रहा है, इसको यहाँ पर मिल जाना था, ऐसे करके मिल जाना था, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, ऐसा मिला नहीं। होता क्या है उसमें, आया बाहर जाकर मीट करता है, रेटिना पे नहीं मीट करता है, रेटिना पे मीट नहीं करता है, जब इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसको दिखेगा क्या। यानी कि इस लेंस को हम लोग, इसको अगर हमको ठीक करना रहेगा तो किससे ठीक करेंगे, इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे फिगर होगा, देखो जो नॉर्मल आई रहता है उसमें तो प्रॉपर हो जाता है, लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया रहता है उसको क्लोजर वाला ऑब्जेक्ट, क्लोजर वाला ऑब्जेक्ट क्या रहता है, क्लोजर वाले ऑब्जेक्ट का क्या होता है, बाहर में इंटरसेक्शन होता है, यानी कि आंख से बाहर उसका इंटरसेक्शन होता है। यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाना चाहिए था, ये रेटिना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाना था लेकिन हुआ नहीं बाहर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रे, ये दोनों जो रे जा रहा है इसको पकड़ के हम लोग और इधर सटाने का कोशिश करेंगे, यही काम नहीं करेंगे,
यानी कि कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ पर आके चिपका दें। ये काम कौन करता है? जो लेंस कन्वर्स करने वाला काम रहेगा वही करेगा, और कन्वर्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए? कॉन्वेक्स लेंस को लगा दिए। कॉन्वेक्स लेंस लगाने की वजह से क्या हुआ? लाइट क्या हुआ? कंजर्व हो गया और जाकर रेटिना पर मीट कर गया। रेटिना पे जैसे मीट किया उसको इमेज दिखने लगा। यानी कि अगर यहाँ पर दो क्वेश्चन बना कि मायोपिया को हम लोग कौन से लेंस के हेल्प से ठीक कर सकते हैं? तो मायोपिया को हम लोग किसके इस्तेमाल से ठीक कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस। ठीक है, मायोपिया को हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। अगर रही बात कि अगर हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? हाइपरमायोपिया उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? हाइपरमायोपिया में क्या होता है? लाइट बाहर में इंटरसेक्ट करता है, उसको कन्वर्स करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। समझ गए? कॉन्वेक्स लेंस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोनों ये कंडीशन समझ गए होंगे, दोनों बीमारी हाइपरमेट्रोपिया और ये मायोपिया दोनों समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, अब ये किस तरह का पिया है? ठीक है, ये प्रेसबायोपिया जिसमें होता क्या है, हम लोग सिलियरी मसल का इस्तेमाल किस लिए करते थे? पावर ऑफ अकोमोडेशन के लिए। यानी कि हम लोग किसी चीज़ को देखने के लिए, आराम से देखने के लिए हम लोग सिलियरी मसल्स का इस्तेमाल करते थे। अगर बाय द वे किसी आदमी में अगर सिलियरी मसल्स ही कमज़ोर पड़ गया या फिर उसका सिलियरी मसल्स उतना फ्लेक्सिबली मूव नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? तब तो कोई बीमारी होगा, यानी कि उसको सामान में देखने में, फोकसिंग करने में उसको प्रॉब्लम होगा। यानी कि प्रेसबायोपिया में क्या होता है? यही होता है कि उसका सिलियरी मसल्स ही हार्ड हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है सिलियरी मसल्स। इसमें देखें, प्रेसबायोपिया दिस इज एन एज रिलेटेड कंडीशन। ये क्या है? जो मतलब कि एजेड लोग हैं, जिन्हें बूढ़े पुराने लोग, ठीक है, उसमें होता है ज़्यादा। ठीक है, अच्छा खासा दिन हो जाता है, यानी कि 60-70 साल से तब होता है। कंडीशन काउज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। यानी कि सिलियरी मसल्स क्या होता है? कमज़ोर पड़ जाता है, या फिर क्या होता है? हार्ड हो जाता है, हार्डिंग द लेंस एंड रिड्यूस लेंस फ्लेक्सिबिलिटी, और लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी कमजोर हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है? उसको प्रेस बाय होता है। ए पर्सन विथ दीज डिफेक्ट्स आर यूजुअली फाइंड डिफिकल्टी फॉर फोकसिंग द नियरिंग ऑब्जेक्ट एंड अनएबल टू रीड एंड राइट, जिसकी वजह से वो क्या करता है? ना ही लिख पाता है, ना ही राइट कर पाते हैं, यानी ना ही पढ़ पाते हैं। क्यों कर पाएगा? क्योंकि नज़दीक वाला पार्ट उसको फोकस नहीं करना पड़ता। क्यों चीज़? नज़दीक वाले पार्ट को हमको देखने के लिए फोकस करना पड़ता है। अगर देखो कुछ रेंज रहता है कि अगर हम पूरा आँख के पास अगर हम लोग सटा लें तो तभी भी हमको नहीं दिखता है, या फिर हम लोग कुछ पूरा दूर कर देंगे वहाँ भी नहीं दिखेगा। एक प्रॉपर रेंज रहता है जहाँ पर हम लोग आराम से किसी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो वही जब नज़दीक वाला पार्ट रहता है तो हम लोग को फोकस करना पड़ता है, और सिलियरी मसल्स कमज़ोर है। सिलियरी मसल्स कमज़ोर है तो हम लोग वो आँख क्या होगा? आराम से फोकस नहीं कर पाएगा। फोकस नहीं कर पाएगा तो प्रॉपरली इसको समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। यानी कि ये क्या होता है? एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। समझ गए मायोपिया में क्या होता है? यानी कि सिलियरी मसल्स, ये जो सिलियरी मसल्स रहता है यही कमज़ोर पड़ जाता है। ये कमज़ोर पड़ जाता है, लेंस का अपना फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर जाता है, यानी कि जितना उसका वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का पावर रहता है वो भी कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से प्रेसबायोपिया हो जाता है। समझ गए आप लोग? अब नेक्स्ट बात आती है कि कैटरैक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, एक पिक्चर है यहाँ पर कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में आखिर मेनली होता क्या है? जो एक नॉर्मल ह्यूमन आई रहता है उसके आउटर कवरेज पे, यानी कि कॉर्निया के पास एक क्लाउडी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्लाउडी सब्सटेंस हो जाता है जिसकी वजह से लाइट को इंट्रिंग करने के लिए बंद कर देता है। यानी कि अगर पूरी तरह से बंद कर देगा तब तो अंधा हो जाएगा, यानी कि लाइट को क्या करता है? बंद कर देता है, यानी कि इंट्रिंग उसका बंद कर देता है, जिसकी वजह से बहुत कम लाइट आता है, उसको सूझता नहीं है, एकदम पूरा क्लाउडी दिखता है उसको। देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कैटरैक्ट दिस इज एन एज रिलेटेड कंडीशन। ये भी क्या है? जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, काउज ड्यू टू लूजिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस, इरोजन ऑफ द लेंस प्रोटीन। यानी कि लेंस कॉर्निया में सबसे पहले आउटर लेंस, कॉर्निया भी एक तरह का लेंस ही है, तो इसमें क्या होता है? यानी कि इसका जो ट्रांसपेरेंसी होता है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है? कि आर पार दिखने का जो क्षमता रहता है, पारदर्शी, ठीक है, वो कम पड़ जाता है। यानी कि धीरे धीरे वो ओपेक टाइप का होने लगता है, यानी कि उसका उससे लाइट पास करना धीरे धीरे बंद हो जाता है। ठीक है, लिखा हुआ इट इज यूजुअली रिजल्ट इन ए बैरन विजन एंड द क्लाउडी लेंस। ठीक है, यानी कि क्या होता है? क्लाउडी लेंस, वही जो बोले, यानी कि धूल जैसा कोहरा टाइप का लगेगा कि आँख के पास कुछ जमा हो गया है। एंड कैन बी करेक्टेड बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड लेंस विद द आर्टिफिशियल लेंस। यानी कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ये जो लेंस है, इस लेंस को हम लोग ऑपरेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल के इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल लेंस लगा के हम लोग ठीक कर सकते हैं।
समझे। यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम तो यही है कि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस, ये देखो ये आइज़ है, ठीक, इसके ऊपर कोई सब्सटेंस अगर जमा हो गया तो हम लोग को लाइट आना बंद कर देगा। हम लोग को कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर हम लोग सर्जरी के द्वारा इस पार्ट को ही हटा दें, इसके बदला में कोई आर्टिफिशियल सामान यहाँ पर लगा दें, ठीक है, आर्टिफिशियल लेंस लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी कि कैटरैक्ट कैसा बीमारी है, वो एज लिमिटेड, यानी कि जो एजेड लोग होते हैं उसको होता है। होता किस लिए है कि जो कॉर्निया वाला पार्ट है, जो फर्स्ट पोर्शन है आई का, वहाँ पर क्लॉडी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, जो क्या करता है आई को ओपेक कर देता है, यानी कि आई में लाइट एंट्रिंग क्या करता है, पूरी तरह से बंद कर देता है, ठीक है। इसको कैसे ठीक किया जाता है, बाय यूजिंग आर्टिफिशियल लेंस। अब नेक्स्ट है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्सन अब किसको बोलते हैं, ठीक है, डिस्पर्सन यहाँ पर वर्ड है डिस्पर्सन, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, यानी कि वाइट लाइट जो है ये किसका मिक्सचर है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर, यानी कि ये किसका मिक्सचर है, 7 कलर लाइट का मिक्सचर है, यानी कि 7 कलर 7 रंगों का क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट लाइट। वही है कि हम लोग इस वाइट लाइट से उस सातों रंग को कैसे तोड़ेंगे, तो ये फर्स्ट एक्टिविटी किया गया था किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा, ठीक है, जो क्या किया था, लाइट को क्या कहता है, स्प्लिट किया था किसमें, 7 कलर में, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं डिस्पर्सन मतलब होता है, देखो दो चीज़ होता है, एक डिस्पर्सन है और एक क्या है, स्कैटरिंग। डिस्पर्सन मतलब होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। अब और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब होता है छितरना, लाइट का छितरना, ठीक है। ये लाइट जा रहा था ऐसे, अपना पाथ को ये भूल के दूसरे जगह चल गया, यानी कि इसका जो ओरिजिनल पाथ था उससे डेविएट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग। चलिए देखते हैं, ए प्रिज्म स्प्लिट इंसिडेंट लाइट, मतलब कि एक प्रिज्म किसको बोलते हैं, देखो प्रिज्म बोलते हैं इसको, ये है प्रिज्म, ट्रेंगुलर शेप, यानी कि 3D मॉडल किसका, ट्रेंगुलर शेप का 3D मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ये रहा प्रिज्म, ठीक है। अब देखो प्रिज्म स्प्लिट ए इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू ए बैंड ऑफ 7 कलर, यानी कि 7 कलरों में क्या कर देता है, बांट देता है ये प्रिज्म, ठीक है। लिखा हुआ द बैंड ऑफ ए कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उससे जो हम लोग 7 कलर का जो रंगीन पट्टी बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसको फर्स्ट टाइम कौन परफॉर्म किया था, सर आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन ए सनलाइट स्पेक्ट्रम। सनलाइट का स्पेक्ट्रम, रंगीन पट्टी फर्स्ट टाइम कौन प्राप्त किए थे, सर आइजैक न्यूटन। लिखा हुआ ये होता क्यों है, कोई रीज़न तो होगा। रीज़न इसमें मेनली रहता है डिफरेंट कलर ऑफ ए लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल, क्योंकि सब लाइट का अपना अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, प्लस उसका क्या होता है, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है। जैसे वो रिफ्रैक्ट करने के बाद सबका अलग अलग इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो वो अलग अलग एंगल पे मूव करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को 7 कलर का पट्टी मिलता है। मेनली इसका रीजन यही रहता है कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहता है। तो डिफरेंट कलर ऑफ कलर लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे दे पास थ्रू प्रिज्म, यानी कि वो प्रिज्म से पास कर जाता है, समझ रहे हैं। आगे देखें, ये है प्रिज्म, एक इंसिडेंट आया इधर से, ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन जैसे हुआ तो सबका अलग अलग एंगल में बढ़ गया, क्यों, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है और सबका वेवलेंथ अलग अलग है। वेवलेंथ अभी हम लोग समझेंगे, वेवलेंथ आखिर क्या चीज़ है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो उसी की वजह से क्या होता है, सब लाइट अपना अपना अलग कंस्टिट्यूएंट कलर में मूव करके बाहर निकल जाता है। यहाँ लिखा हुआ है द रेड कलर बैंड लिस्ट, यानी कि रेड कलर सबसे कम बैंड करता है, क्यों, ठीक है, इन प्लेस ऑफ वायलेट, यानी कि रेड कलर अगर कहे कि रेड कलर सबसे कम बैंड करता है, यानी कि सबसे कम कौन करता है बैंड, रेड कलर, और सबसे ज़्यादा कौन करता है, वायलेट। यानी कि रेड कलर का जो होता है वेवलेंथ जो होता है सबसे ज़्यादा रहता है, यानी कि वेवलेंथ क्या रहता है रेड कलर का सबसे ज़्यादा, और वायलेट कलर जो रहता है इसका वेवलेंथ सबसे कम रहता है। देखो, और वेवलेंथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर कहा जाए कि देखो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि RI सबसे कम होगा, और यहाँ का वायलेट कलर है इसका रिफ्लेक्टिव ये वेवलेंथ सबसे कम है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेकिन यहीं पर पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वेव का नेचर पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, यहीं पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो लाइट क्या है, इज ए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। लाइट क्या एक ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव क्या चीज़ होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है कि जब भी पार्टिकल मूव करता है तो जिस डायरेक्शन में उसका मूव होता है उसके परपेंडिकुलर मूव करके, यानी कि अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर देना। देखो ये मान लेते हैं कि सोर्स है, यहाँ पर कोई भी सोर्स है, सनलाइट है या फिर कुछ भी है, ठीक है। लाइट ट्रांसवर्स वेव है, तो लाइट क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, लाइट ऐसे मूव करेगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, ठीक है, लेकिन पार्टिकल ऑसिलेट किधर कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, यानी कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। जिस तरह की इस मान लेते हैं यहाँ पर जैसे स्कूल में बहुत सारा साइकिल लगा हुआ रहता है ऐसे, तो हम लोग एक साइकिल को ऐसे पुश करते हैं तो लास्ट तक इसका इफेक्ट दिखता है। क्यों, ये एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तुम्हारा एनर्जी यहीं लगा लेकिन एनर्जी लास्ट तक यहाँ तक पहुँच गया। कैसे, ये इसको ट्रांसफर किया, ये इसको ट्रांसफर किया, ये इसको, ये क्या होता है, वेव नेचर को शो करता है। उसी तरह यहाँ पर वही रहता है, जब परपेंडिकुलर मोशन जब होता है तो ये लाइट का एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल मूव करता है परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब रही इसमें दो तीन चीज़ कि वेवलेंथ किसको बोलते हैं। वेवलेंथ हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, देखो ये वाला डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस, यानी कि टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर ट्रफ, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। यानी कि वेव का टू कंसेक्यूटिव डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अब रही कि इस पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट जो ये एक्सिस है, इससे जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि हाईएस्ट डिस्टेंस जो होगा, यानी कि जो वेव जितना जितना हाईएस्ट ऊपर गया होगा तो उसी वही उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। यानी कि ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस यानी कि टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर ट्रफ, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नीचे वाले को हम लोग ट्रफ बोलते हैं, लिख देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं रेनबो फॉर्म कैसे होता है। हम लोग बादल जब जब भी बारिश होता है उसके बाद अगर सनलाइट निकल जाता है, सन अगर आ जाता हो, तो तभी क्या हम लोग को एक ब्यूटीफुल सा 7 कलर का स्पेक्ट्रम हम लोग को आसमान में दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो। रेनबो आखिर बनता कैसे है, ठीक है। देखें रेनबो आखिर कैसे बनता है। सबसे पहले एक हम लोग फिगर बनाते हैं, स्पेस है क्या इधर, ठीक है, यहीं पर बनाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले एक वाइट लाइट आता है, ठीक, वाइट लाइट आया। देखो प्रिज्म क्या करता था, प्रिज्म करता था इसके ये क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि इस लाइट को क्या करता था, तोड़ देता था। तो रेन ड्रॉप यानी कि जब बारिश होने के बाद एटमॉस्फेयर में रेन एयर ड्रॉप रह जाता है और धूप निकल गया, धूप निकल गया तो वो छोटा छोटा जो एयर ड्रॉप रहता है, रेन ड्रॉप वाटर ड्रॉप जो रहता है, वो ड्रॉप किसकी तरह काम करता है, एक छोटा प्रिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। और वही प्रिज्म क्या करता है, जिसके वजह से हम लोग को 7 कलर का स्पेक्ट्रम दिखता है। जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट करता है रेन ड्रॉप में, ये क्या है, रेन ड्रॉप, वाटर, ठीक है, ये क्या वाटर ड्रॉप, और ये रहा व्हाइट लाइट, ठीक है। व्हाइट लाइट आया, व्हाइट लाइट आया और जैसे प्रिज्म का क्या काम रहता है, स्प्लिट कर देना, इस व्हाइट लाइट को क्या करेगा, 7 कलर में तोड़ देगा, ठीक है। ये रहा, और एक और कलर ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले लिया, तोड़ दिया, दो दो कलर, यानी कि इसके बीच में 7 कलर है, और ये फिर क्या करता है, एक रिफ्लेक्ट हो जाता है और बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये भी ऐसे करके रिफ्लेक्ट करके बाहर निकल जाता है। एक बार यहाँ पर और रिफ्लेक्शन होगा, ये यहाँ पर आया,
और ये रेड कलर का जो लाइट है, यानी कि हम एंड पॉइंट बनाए इसके बीच में और 7 कलर है, ठीक है, यहाँ तक आया। इसके बाद ये क्या करेगा, ये चला जाएगा रिफ्रैक्ट करके बाहर, और ये भी रिफ्रैक्ट करके बाहर, यानी कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद फिर डिस्पर्सन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि इसके बहुत चीज़ है। यानी कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे आखिर बारिश होने के बाद हम लोग को इतना प्यारा सा रेनबो कैसे दिखता है। लिखा हुआ है हैंस रेनबो फॉर्मेशन इज ए कॉम्बाइंड फेनोमेनन, यानी कि ये क्या एक कॉम्बाइंड फेनोमेनन है किसका, ऑफ रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एज शोन इन द फिगर। दिस कॉम्बाइंड फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन इज शोन इन द फिगर। यानी कि जो हम लोग को ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्या है, एक कॉम्बाइंड प्रोसेस है जिसमें रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है। यानी कि देखो यहाँ पर जैसे लाइट इंसिडेंट किया तो रिफ्रैक्ट किया, एक चीज़ हो गया, एक बार यहाँ रिफ्रैक्ट किया, एक बार यहाँ रिफ्रैक्ट किया, यानी कि इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये लाइट दो भाग में टूट गया तो यहाँ पर डिस्पर्सन भी होगी, यानी कि सब चीज़ मिला जुला के एक फेनोमेनन है। होता क्या है, रेनबो कैन बी सीन ऑन इन द स्काई अपोजिट टू द सन, यानी कि जहाँ सन है, इस साइड में मान लें कि सन है, इसके अपोजिट में दिखेगा, जरूर इसके अपोजिट में ही दिखेगा, तभी तो हम लोग को रेनबो दिखेगा, ठीक है। यानी कि जब इस पर लाइट, वाइट लाइट इंसिडेंट करेगा तब तो उसको दिखेगा, रेनबो दिखेगा, लाइट ही नहीं रहेगा तो हम लोग को दिखना मुश्किल है। जस्ट आफ्टर द रेनफॉल व्हेन द वाटर ड्रॉप आर सस्पेंडेड इन द एयर, जब वाटर ड्रॉप क्या होता है, जब हवा में रह जाता है और धूप निकल जाता है, तब क्या होता है, रेनबो हम लोग को दिखता है। द लाइट रेज फ्रॉम द सन इंटर टू द वाटर ड्रॉप, यानी कि वाटर ड्रॉप में इंसिडेंट किया, अंडर गो उसके बाद क्या जाता है, रिफ्रैक्शन के बाद, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ द सरफेस, ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्ट होता है, दे इंटर इनटू द ड्रॉपलेट एंड गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड, और अंदर में क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सॉन इन द फिगर एंड डिस्पर्शन ऑफ द कलर। यानी कि वही चीज़, जैसे वाइट लाइट ड्रॉप के अंदर जैसे जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने की वजह से सब लाइट का अपना अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है, जो अपना अलग अलग एंगल से मूव करना शुरू कर जाता है। मूव करने के बाद टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद अपना एंगल मिलने के बाद उसको, यानी यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, फिर ये क्या किया, बाहर निकल गया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल था इसमें, रेन ड्रॉप से दिखाना था, ठीक है, समझ गए। उम्मीद करते हैं कि कैसे रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, देखो, द रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ है ये अगर कहें हम लोग का, अगर अर्थ है, अर्थ का शेप देते हैं इसको, ठीक है, ये अगर हम लोग का अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो अर्थ के पास अपना क्या है, एक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत तरह का गैस है, एयर है, वाटर है, उसके वाटर ड्रॉप है, एटमॉस्फेयर, यानी कि बहुत सारा चीज़ है इसके पास, यानी कि एक इसके पास क्या है, एक एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जब भी कोई लाइट इंटर करता है तो सब चीज़ का अपना अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि एक हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, कोल्ड एयर का अलग है, अपना गैस, जो गैस मतलब मान लेते हैं अगर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सब गैस का अपना अपना अलग अलग क्या चीज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसके बाद फिर इसमें डस्ट है, वाटर है, सबका अलग अलग, यानी कि इसके बाद इसमें जैसे ही लाइट इंटर करता है तो इसमें कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होते रहता है, यानी कि लाइट मूव अप डाउन करते रहता है, उसके बाद अर्थ पे आता है, ठीक है। वही चीज़ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। द रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि अर्थ के द्वारा जो रिफ्रैक्शन किया जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर का, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो रिफ्रैक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इज काउज बाय द बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे, यानी कि ये किस लिए होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, जरूर जाहिर सी बात है बेंडिंग तो होगा ही, जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट तो बेंड होगा ही। और बेंड होने का क्या रीज़न है, क्योंकि गैस का अलग अलग लेयर है, डिफरेंट लेयर है, और सब गैस का अपना अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसके वजह से लाइट हम लोग को क्या होता है, बेंड किया हुआ, बेंड होते हुए हम लोग को दिखता है, ठीक है। व्हेन द लाइट पास थ्रू दीज लेयर द अर्थ एटमॉस्फेयर विच आर डिफरेंट ऑप्टिकल डेंस, यानी कि जो ऑप्टिकली डेंसर है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी के हिसाब से लाइट बेंड करता है। इसका हम लोग को मेन एग्जांपल कैसे क्या क्या दिखता है, जैसे हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार,
हम लोग को स्टार टिमटिमाता हुआ क्यों दिखता है, वो इसी के रीज़न से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। और फिर क्या है, एडवांस सनराइज, ये भी किसका वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। फिर है डिलेड सनसेट, यानी कि सन क्या हो गया, सेट हो चुका है लेकिन फिर हम लोग को बाद में दिखता है, यानी कि 2 मिनट का कुछ डिफरेंस रहता है, वो किसके वजह से, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, फिर टेंडल इफेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता क्यों है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो हम लोग ये बताएं है कि अर्थ है, ये अर्थ रहा, ये हमारा अर्थ, इसके ऊपर क्या है, बहुत सारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे गैस का क्या है, एक क्लाउड है। और मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, स्टार है। इससे जब हम लोग सन, स्टार के पास अपना लाइट होता है या फिर दूसरे का लाइट रहता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि स्टार क्या है, सन भी एक स्टार है जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है। तो लाइट बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी इसका कम हो रहा होगा, यानी कि इंटेंसिटी मतलब इसका जो पावर है यानी कि चमकने का वो कम होता होगा। जैसे ही एटमॉस्फेयर में जैसे इंटर करता है तो वो क्या करता है, बेंड करता है। फिर जब दूसरा और कोई दूसरा मीडियम मिल गया, फिर बेंड करता है, फिर बेंड करता है, फिर बेंड करता है, तो फाइनली हम लोग के आँख पे यहाँ पर दिखता है, आँख पे दिखता है, जैसा हम लोग को महसूस होता है कि जैसा लग रहा हो कि तारा क्या हो रहा हो, टिमटिमा रहा हो। ठीक है, ये इसका मेन रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। लिखा हुआ है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, यानी कि लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वजह से ही हम लोग को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखता है। द स्टार लाइट अंडर गोज कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन एज इट पास थ्रू एटमॉस्फेयर बिफोर इट रीचिंग अर्थ, यानी कि अर्थ तक पहुंचने से पहले ही बहुत बार रिफ्रैक्ट हो चुका होता है, जिसके वजह से हम लोग को लाइट क्या होता है, टिमटिमाता हुआ दिखता है। ठीक है, एज द पाथ ऑफ अ रेज गोइंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन द वेरिंग स्लाइटली अप एट द पोजिशन एंड द इन्फ्लुएंस, यानी कि जिसकी वजह से हम लोग को कभी लगता है कि तारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि रिफ्रैक्शन जब भी होता है, देखो ये लाइट है, ये गया और इधर रिफ्लेक्ट कर गया, तो इसको जब हम लोग पीछे करते हैं तो इसका पोजीशन तो चेंज हुआ हो रहता है ना। उसी तरह का जब बार बार इसका रिफ्लेक्शन होगा तो हर बार उसका पोजीशन अलग अलग लगेगा, थोड़ा थोड़ा ही लगेगा, इसी वजह से हम लोग लगता है कि टिमटिमा रहा है वो। ठीक है, यही था हम लोग का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब नेक्स्ट है एडवांस सनराइज। ठीक है, अब एडवांस सनराइज क्या चीज़ है, सबसे पहले एक अर्थ बनाना पड़ेगा। एडवांस सनराइज मतलब कि अभी सूरज उगा भी नहीं है, निकला भी नहीं है और हम लोग को सूरज दिख जाता है। ये कैसे दिखता है, अभी बताते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ, ये रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस बना लेते हैं। सपोज करते हैं कि सन क्या है, एक सन बना लेते हैं इस तरह का, दूसरे कलर का, मतलब कि बहुत दूर में क्या है, सन है। ठीक है, और सन अभी क्या है, नीचे ही है। ठीक है, सन अभी नीचे है, तो ये क्या करता है, जैसे और इसके पास क्या अपना अपना अलग अलग एटमॉस्फेयर है, यानी कि गैसियस का बहुत सारा लेयर है इसके पास, अर्थ के पास यानी एटमॉस्फेयर है। जैसे लाइट यहाँ पर से जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर बेंडिंग होना शुरू कर देता है, यानी कि लाइट जैसे गया यहाँ पर बेंडिंग होना शुरू कर देता है, बेंडिंग होते होते यहाँ तक पहुँचता है, और इसको लगता है, जब इसको पीछे करते हैं तो इसको लगता है कि सूरज उग चुका है, यानी कि सनराइज हो चुका है। अभी सर्च क्या है, ये हॉरिजन से नीचे ही है, अभी सन कहाँ है, हॉरिजन से नीचे ही है, लेकिन वहाँ से जैसे लाइट आता है तो रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड होते होते जब हम लोग के आँख पे पहुँचता है, जब हम लोग के आँख के पास पहुँचता है तो तभी हम लोग जैसे इसको पीछे करते हैं, जैसे लगता है कि सन क्या हो चुका हो, राइज कर चुका है। 2 मिनट का फासला रहता है इसमें। ठीक है, लगता है कि सन क्या हो, निकल चुका है। रिफ्रैक्शन में होता था क्या, हम लोग जो ये वर्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा है वही वाला चीज़ हो रहा है जो हम लोग पीछे पढ़े थे। ठीक है, जब रेज क्या करता हो, रिफ्रैक्शन करता है, तो हम लोग को जैसे महसूस होता है कि ये क्या हो रहा हो, सनराइज हो चुका है, लेकिन अभी हुआ नहीं रहता है, 2 मिनट का फासला रहता है। पढ़ते हैं, लिखा हुआ ड्यूरिंग सनराइज द सन इज राइज बिफोर द हॉरिजन, यानी कि हॉरिजन से पहले ही उसको दिख जाता है, यानी कि हम लोग को दिख जाता है। क्यों, ऐसा क्यों दिखता है,
द रेज बिफोर फ्रॉम द सन गोज रिफ्रैक्टेड, दे आर ट्रेवल फ्रॉम मोर डेंसर एयर टू लेस डेंसर एयर, यानी कि डेंसर एयर से, ठीक है, डेंसर एयर से लेस डेंसर एयर की तरफ मूव जब आता है तो ऑल्सो द ह्यूमन आई सी द सन रेज ऑफ स्ट्रेट लाइन विच अपेयर एज ए सन हैज राइजन बट इट इज एक्चुअली नॉट गेट राइजन, ठीक है। जैसे ही लाइट यहाँ पर से इंसिडेंट करता है तो डेंसर मीडियम से लोअर मीडियम में आता है तो रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने की वजह से हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि क्या होता है, सनराइज हो चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता है। सेम चीज़ अब ऐसा ही कुछ होगा डिलेड सनसेट में। यहाँ पर एक प्रॉपर इमेज दिख रहा होगा, ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, और ये क्या पर एक बंदा है यहाँ पर खड़ा है जो देख रहा है, जिसको लग रहा है कि अर्थ सन क्या है, डूब चुका है, ठीक है, ये क्या है, सन ये सेट हो चुका है, लेकिन इसको लग रहा है कि नहीं अभी सेट नहीं हुआ है। ऐसा होने का क्या रीज़न है, ये सन सेट हो जाता है और लाइट रे जैसे ही निकलता है और यहाँ पर प्रॉपर रिफ्रैक्शन होता है। देखो लाइट अपना बेंड किया, फिर यहाँ पर क्या किया, बेंड किया, कलर चेंज करते हैं, ये एक मीडियम हो गया, ये एक मीडियम हो गया, ये एक मीडियम हो गया, यानी कि लाइट क्या करता है, बेंड करते 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 इसके आँख के पास पहुंचता है, और इसको जब ये इसको पीछे करता है, यानी कि जब इसका वर्चुअली लाइन को बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी सन क्या हॉरिजन से ऊपर ही है, अभी सनसेट हुआ नहीं है, जबकि एक्चुअली में सनसेट हो चुका है। इस पिक्चर से आपको प्रॉपरली क्लियर हो रहा होगा। लिखा हुआ द सन आफ्टर सनसेट इज सेटिंग बिलो द हॉरिजन, यानी कि हॉरिजन से नीचे चला जाता है, लेकिन हम लोग को लगता है कि नहीं अभी हॉरिजन से नीचे नहीं गया है। नाउ द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन इज विजिबल टू अस, ठीक है, नॉट ए एक्चुअल पोजीशन। जो हम लोग को सनसेट के वक्त में हम लोग को जो दिखता है वो सन का क्या अपना ओरिजिनल पोजीशन नहीं रहता है, वो हॉरिजन से नीचे रहता है। हम लोग को लगता है कि देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, लेकिन वो सनसेट हो चुका होता है, हॉरिजन से नीचे जा चुका होता है, लेकिन हम लोग को नहीं पता चलता। क्यों? जब हम लोग का प्रॉपर रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हम लोग को लगता है कि नहीं अभी सनसेट नहीं हुआ है, अब सनसेट होने वाला है। यानी कि ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस इज बिकॉज द एटमॉस्फेयर, यानी ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब आती है बात स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कहने का मतलब है, मान लें कि ये लाइट जा रहा है, इस लाइट को स्ट्रेट मूव करना था, लेकिन हुआ क्या, ये जाते जाते अपना पाथ चेंज कर गया। यानी कि ये किसका कॉम्बिनेशन है, किसका 7 कलर का, ठीक है, सबका इंटेंसिटी अलग अलग रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहता है, जिसकी वजह से ये मूव करते 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 अपना क्या करता है, अपना साइड को चेंज कर देता है, अपना एंगल ऑफ मोशन यानी कि अपना जो प्रोपोगेशन है वो चेंज हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लिखा हुआ है द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अराउंड अस गिव ए राइज ऑफ सेवरल, ठीक है, गिव ए राइज ऑफ सेवरल, यानी कि स्पेक्ट्रम फेनोमेनन इज ए नेचर, यानी कि स्पेक्टुकुलर फेनोमेनन इन ए नेचर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। यानी कि स्कैटरिंग किसके वजह से होता है, यानी कि जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो लाइट क्या करता है, स्कैटर कर जाता है, यानी कि छितर जाता है, यानी कि अपना जो ओरिजिनल पोजीशन था उससे भटक जाता है। यानी कि मान लो कि एक लाइट जा रहा था, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, लाइट गया 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 टकरा गया, इधर चला गया, यानी कि अपना जो एक्चुअल पोजीशन था उससे क्या क्या वो भटक गया। उसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका हम लोग को मज़ेदार सा एग्जांपल क्या दिखता है, इसका हम लोग को ब्लू क्यों दिखता है, ठीक, इसका हम लोग को ब्लू इसी वजह से दिखता है क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्लू कलर क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, क्योंकि ब्लू कलर का, ठीक है, विब्योर में, ठीक है, सबसे ऊपर में क्या वी है, जिसका क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम रहता है। सबसे कम होने की वजह से क्या करता है, ये स्कैटर सबसे ज़्यादा करता है, तो आसमान हम लोग को क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। यही उसका रीज़न है कि इसका हम लोग को ब्लू क्यों दिखता है। लिखा हुआ है वाटर इन डीप सी, पानी हम लोग को गहरे समुद्र में ब्लू इसी वजह से दिखता है क्योंकि व्हाइट लाइट जैसे पानी में इंसिडेंट करता है वो टूटने लगता है, यानी कि अपना अलग अलग कलर में छितरने लगता है, स्कैटरिंग होने लगता है। स्कैटरिंग होने की वजह से और ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, इसीलिए रेड येलो उस ग्रीन के कंपैरिजन में हम लोग को ब्लू ज़्यादा दिखता है। वाटर इन डीप सी, ठीक है, लिखा हुआ है अराउंड सम ऑफ द वंडरफुल फेनोमेनल आर गोइंग बाय द फैमिली। इसी की वजह से हम लोग को बहुत सारा प्यारा प्यारा हम लोग का घटना हम लोग को चारों तरफ दिखता है, किसके वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब है कि टेंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं किसको है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल, यानी कि बहुत डस्ट पार्टिकल है उसमें, यानी कि उसमें पार्टिकल तो है, डस्ट पार्टिकल, छोटा छोटा मिक्सचर का क्या हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। दिस पार्टिकल इंक्लूड स्मोक, tiny water droplets, suspended particle of the dust and the molecule of air. When a beam of light strikes such fine particle, जब beam of light उस particle से टकराता है तो क्या होता है, the path of a beam becomes visible, ठीक है,
वो पाथ हम लोग को क्या होता है, दिखने लगता है। ठीक है, अगर मेरे को अभी देखो तो जब लेज़र लाइट को जब पास करता है लेज़र लाइट का, हम लोग को क्या दिखता है, जहाँ से वो स्टार्ट करता है वो पॉइंट दिखता है, जहाँ पर वो इंसिडेंट करता है वो वाला पार्ट दिखता है, हमको पाथ नहीं दिखता है। लेकिन अगर हमको उसको पाथ देखना रहेगा तो हमको उस लाइट के साथ क्या करवाना पड़ेगा, स्कैटरिंग करवाना पड़ेगा। स्कैटरिंग के लिए क्या करेंगे, हम लोग चॉक पाउडर बनाएंगे और चॉक पाउडर को यहाँ पर उड़ाएंगे। ठीक है, चॉक पाउडर जैसे उड़ाएंगे तो हम लोग को क्या करेगा, ये वाला पार्ट दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट, इसके बीच का जो पाथ है वो दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। ठीक है, द लाइट reaches us after being reflected or फिर diffusely by this particle. This phenomenon of scattering of light it is called colloidal particle give rise of Tyndall effect। जो हम लोग को क्या दिखता है, Tyndall effect। Tyndall effect मेनली कब दिखता है हम लोग को, जब डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, जब ऊपर कैनोपी ऑफ ट्रीज जब हल्का हल्का लाइट जब नीचे आता है तो हम लोग उसका पाथ दिखता है। ठीक है, जब घर में भी कभी बीम ऑफ लाइट जब इंसिडेंट करता है, जब डस्ट पार्टिकल जब उड़ता है तो हम लोग उसका पाथ दिखता है। ठीक है, उस बीम ऑफ लाइट का पाथ दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट। अब है वाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। जब स्काई जब पूरी तरह से जब बादल उदल नहीं रहता है तो हम लोग को इसका क्या दिखता है, एकदम पूरा ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है, वो इसलिए दिखता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। और ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है क्योंकि ब्लू कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और वेवलेंथ सबसे कम होता है। जिसका वेवलेंथ जितना कम वो उतना ज़्यादा स्कैटर करता है। लिखा हुआ है एक क्लियर क्लाउडीलेस, यानी कि जब बादल नहीं रहता है डे टाइम में, इट इज़ ब्लू बिकॉज द मॉलिक्यूल इन एयर स्कैटर ब्लू लाइट फ्रॉम द सन मोर देन स्कैटर ऑफ रेड लाइन। यानी कि ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर करता है कंपेरेबल टू रेड कलर। ब्लू कलर गेट स्कैटर द मैक्सिमम सिंस द पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज विच आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ इन द थिक। यानी कि जो पार्टिकल वेवलेंथ के बराबर, यानी कि इस ब्लू कलर के वेवलेंथ के बराबर रहता है, ठीक है, उस पार्टिकल से वो क्या बोलते हैं इसको, स्ट्राइक करने के बाद वो कहता है अपना पाथ को चेंज कर ले जाता है, यानी कि स्कैटर कर जाता है। स्कैटर करने के बाद हम लोग को पूरा आसमान ब्लू ब्लू दिखता है। ठीक है, समझ गया कि क्यों दिखता है, यानी कि मेन इसका रीज़न क्या है, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। और किससे स्कैटर करता है, यानी कि उसका वेवलेंथ जितने नैनोमीटर का होता है, एंगस्ट्रम का होता है, उसी के कंपेरिजन में जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है, यानी कि डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी है, उससे जब स्ट्राइक करता है तो वो क्या करता है, लाइट को करता है स्कैटर कर देता है, यानी कि अपना पाथ को चेंज कर लेता है। इसी वजह से हम लोग को इसका क्या दिखता है, पूरा ब्लू दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है थैंक यू, जहाँ पर हम लोग का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि वन शॉर्ट वीडियो था जिसमें हम लोग का पूरा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ना था, जो हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन लगा सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन मेनली क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, यही सब क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का रहता है बोर्ड में। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को अच्छे से कवर करो और क्वेश्चन आंसर याद करो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यहीं पर हम लोग का आज का सेशन कंप्लीट हो गया।